अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हमारी सीरीज़ इस वक्त चल रही है फॉर बीजी फोर्थ सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। उसमें ऑलरेडी हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ली है, और साथ ही जो है टेलीग्राम और फेसबुक का भी हमने लिंक दिया है, तो आपको वहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये एक रिच हेरिटेज को बिलोंग करता है, क्योंकि जो हमारा एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है इसमें हमें ग्रेट माइंड्स की जो है स्टोरीज देखने को मिलती है। चाहे हम कौटिल्य की बात करें, चाहे हम मन्नू की बात करें, या चाहे हम जो बाकी हमारे थिंकर्स हैं एंशिएंट इंडियन थॉट के उनकी बात करें, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इसी सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक भी है दैट इज़ धर्मशास्त्रा ऑफ मनु, यानी मनुस्मृति, जो एक हिस्टोरिकल, एक इम्पॉर्टेंट और एक एंशिएंट बुक लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में, और जिसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो एक वाहिद एजुकेशन चैनल पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जो हेल्प करती है फॉर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें हम, चाहे हम एकेडमिक एग्जाम्स की बात करें, तो इंशाल्लाह हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। आपके ताउन, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को हमारी जो एजुकेशन चैनल राकिब ज़िया है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है धर्मशास्त्र ऑफ मनु। धर्मशास्त्र क्या होता है, पहले हम डिफाइन करेंगे धर्मशास्त्र क्या होता है। आपने धर्म का नाम सुना होगा, लेकिन धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन नहीं है, न हिंदू रिलीजन, बल्कि धर्म मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। और जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र ऑक्यूपाई द सेंटर इंपॉर्टेंस इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट, स्पेशली अबाउट द रेगुलेशन ऑफ लाइफ इन द एंटायर स्फीयर लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डोमेस्टिक, रिलीजियस एंड लीगल एंड कल्चरल। जो भी हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डोमेस्टिक, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ है, उसमें धर्मशास्त्र का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो धर्मशास्त्र का मतलब क्या है? साइंस ऑफ धर्मा। क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, चाहे हम वेदास की हम बात करें, फोर वेदास की हम बात करें, या बाकी मनुस्मृति की हम बात करें, या कौटिल्य की अर्थशास्त्र की बात करें, वहाँ पर इस धर्म का वर्ड, धर्मशास्त्र का वर्ड का जो है इस्तेमाल हुआ है। तो धर्मशास्त्र में बहुत सारी वो टेक्स्ट बुक्स आती है, वो स्क्रिप्चर्स आते हैं जो एंशिएंट ऋषिज ने, एंशिएंट जो है स्कॉलर्स ने लिखी है, और उसी में एक नाम है मनु का, जिस मनु की जो इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम कहते हैं मनुस्मृति, लॉज ऑफ मनु। तो मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो मनुस्मृति जो है ये एक एंशिएंट बुक है जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन बाद में जो इसका ट्रांसलेशन हुआ था 1794 में एक अंग्रेज ने किया था जिसका नाम था विलियम जोन्स। और उसके बाद जो है धर्मशास्त्र, ये जो मनु की मनुस्मृति है, ये लोगों के सामने आ गई। और इवन अंग्रेज़ों ने भी अपने दौर में, जब वो हिंदुस्तान के अंदर रूल कर रहे थे, तो इसलिए वो भी जब यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स होते थे, या वो जो मैटर्स होते थे रिलेटेड विद फैमिली डिस्प्यूट्स, मैरिज, तो उसमें वो मनुस्मृति का ही सहारा लेते थे। मनुस्मृति के मुताबिक ही वो जो है इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालते हैं, क्योंकि मनुस्मृति जो है ये एक एंशिएंट लॉ बुक है, क्योंकि मनु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ गिवर इन इंडिया। तो पहले हम जानेंगे कि मनु कौन था। मनु के बारे में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन थॉट में मनु का एक इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह कौटिल्य की अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, तो इसी तरह मनु की मनुस्मृति की हम भी बात करते हैं, क्योंकि मनु जो है, मनु ने जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखा था, जो एक लॉ बना था एंशिएंट इंडिया में, तो इसको मनुस्मृति के नाम से हम जानते हैं। इसमें बेसिकली जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक एथेंटिक बुक मानी जाती है एंशिएंट थॉट में। जब हम जिस देखते हैं, क्योंकि मनु जो था, ही वाज द ऑथर ऑफ मनुस्मृति, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑन इंडियन पॉलिटी, जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर, इंडियन थॉट के ऊपर एक अथॉरिटेटिव बुक मानी जाती है। बिकॉज मनुस्मृति इज रिच इन बेसिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स लाइक गुड गवर्नेंस, फंक्शंस ऑफ स्टेट, जुडिशरी, राइट्स एंड ड्यूटीज़। क्योंकि जब हम देखते हैं एंशिएंट इंडियन थॉट में जो सबसे पहली बुक हमें मिलती है जिसमें गवर्नेंस, फंक्शंस ऑफ स्टेट, जुडिशरी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ और लॉज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है मनुस्मृति। तो दैट इज़ वाई
जो मनुस्मृति है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स एंड इट वाज रिटन इन 200 BC। ऑलमोस्ट ये 200 BC के आसपास ही जो है ये पब्लिश हुई है, ये लिखी गई है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो था उसको डिस्कस किया गया है। और बहुत सारी और बातें हैं जो इस बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मनुस्मृति के बारे में आती है। हालांकि काफ़ी लोगों को इसमें कंट्रोवर्सी भी नज़र आती है, जैसे हमने सुना है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने इस किताब को जला दिया था, बिकॉज कि उनका कहना था कि इसमें जो है कास्टिज्म जो है, अनटचेबिलिटी जो है, उसके ऊपर जो है फोकस किया गया था, उसको प्रमोट किया गया था। So Manusmriti consists of 12 chapters which deal with the following topics like origin of state, duties and rituals for the different castes, 5 major sacrifices, rules of the food worth eating and otherwise, like adjudication of civil disputes, taxation, asking of questions from witnesses, duties of husband and wife, division of wealth and property, duties in an emergency, सेल्फ नॉलेज लीडिंग टू मोक्षा। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं, लेकिन आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम जो है मनुस्मृति के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है जो आपके सिलेबस के रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं मनुस्मृति की तो पहला जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज़ वर्ना सिस्टम। मनु बेसिकली एक एंशंट हिंदू लॉ गिवर है जिसने मनुस्मृति लिखी है, और इस मनुस्मृति में उसने 4 कास्ट्स की बात की है, 4 वर्णाज, नेमली ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, इन ऑर्डर टू देयर सुपीरियरिटी। यानी उसने एक सुपीरियरिटी दी है कि जो ब्राह्मण्स है वो टॉप लेवल पे होते हैं। ब्राह्मण्स वर सेड टू बी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा, यानी वो कहता है ब्रह्मा के सर से ये पैदा हुए हैं, और उसके फिर बाजू से जो है, चेस्ट से जो है, according to Manu, second hierarchy is Kshatriyas. They are originated from the arms of Brahma. वो ब्रह्मा के हाथों से पैदा हुए हैं। Then Vaishyas who are from the thighs of Brahma, जो ब्रह्मा के थाइज से पैदा हुए हैं। एंड लास्ट वन जो है वो है शूद्राज, जो उसके पाँवों से पैदा हुए हैं। यानी जो हिंदू सोसाइटी में जो 4 वर्णास की 4 कास्ट्स की बात की गई है, उनमें एक हायरार्की दी गई है कि टॉप लेवल पे ब्राह्मण्स है, उसके बाद क्षत्रियाज है, उसके बाद वैश्याज होते हैं, उसके बाद शूद्राज होते हैं। और जो लोवेस्ट कास्ट है शूद्राज, जिनको बाद में अनटचेबल के नाम से भी जाना गया है, उनको सोसाइटी में सबसे लोवेस्ट कैटेगरी माना गया है अकॉर्डिंग टू मनु इन मनुस्मृति। दैट इज़ वाई कि जो बी आर अम्बेडकर था उसने बाद में इस किताब को जला दिया था, क्योंकि वो कहता था कि हिंदुइज्म में कोई कास्टिज्म नहीं है, यहाँ पर कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर नहीं होता है। तो मनु की मनुस्मृति जो है वो अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती है। तो ये पहला इसका कंसेप्ट है। सेकंड वन इज़ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में मनु का क्या कंट्रीब्यूशन है। So far as the origin of the state is concerned, according to Manu, before the origin of organized state, people lived in the state of nature. जिस तरह हॉब्स ने कहा था कि state of nature होता है जहाँ पर might is right था, हर एक इंसान जो है अपने बारे में सोचता था। तो इसी तरह से जो मनु की मनुस्मृति है उसमें भी मनु ने कहा था कि स्टेट का ऑरिजिन से पहले स्टेट ऑफ नेचर था, एंड देयर वर नो लीगल रूल्स और रेगुलेशंस गवर्न देयर कंडक्ट, एंड इट वॉज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड एनॉर्की। यानी माइट इज राइट यहाँ पे था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। एंड दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी डार्केस्ट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये इंसान की हिस्ट्री में ये सबसे अंधेरी सबसे डार्केस्ट पीरियड था। इन सच सिचुएशन पीपल अप्रोच्ड ब्रह्मा द क्रिएटर टू रिलीव देम फ्रॉम द टॉर्चर लाइफ। इसलिए लोग जो है उन्होंने ब्रह्मा यानी गॉड से उन्होंने बात की, गॉड को अप्रोच किया और उनको कहा कि हमें इस लाइफ से आज़ादी चाहिए। दस क्रिएटर गेव देम ए किंग टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पुनिश द विकेड। इसलिए फिर ऊपर वाले ने उनको एक बादशाह दिया, किंग दिया, जिसने फिर उन बुरे लोगों को मार दिया। इसलिए अकॉर्डिंग टू मनु द स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन वाज नॉट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली बट वाज ऑफ ए सडन क्रिएशन। इसलिए मनु कहता है कि स्टेट जो है ग्रेजुअली नहीं बनी है, ये एक सडन क्रिएशन है, अचानक से। यानी डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी जो है उसको उसने प्रमोट किया है कि स्टेट जो है वो इवॉल्व हो चुकी है। इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन दैट इवॉल्व ग्रेजुअली बट वाज ए सडन क्रिएशन। तो इसलिए मॉडर्न टाइम्स में जो स्टेट की जो हम कहते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है या कोई और थ्योरी है, लेकिन मनु ने इसको रिजेक्ट किया। वो कहते हैं गॉड ने बनाई है और किंग को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो जो है देता है।
सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मनु ने डिस्कस किया है दैट इज किंगशिप। मनु जो है वो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी को प्रमोट करता है, इसलिए वो कहता है कि किंग जो है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। गॉड क्रिएटेड द किंग टू सेव द पीपल ऑफ ए रीजन। गॉड ने किंग को बनाया है, अपॉइंट किया है ताकि लोगों को उस स्टेट ऑफ नेचर से बचाया जा सके। किंग हैड डिवाइन पोजीशन एंड द पीपल एक्सप्रेस्ड देयर ओबीडियंस टू हिम, ओबीडियंस ऑफ हिज अथॉरिटी। इसलिए लोगों को उसको ओबे करना है क्योंकि वो डिवाइन किंग है और लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सो इसलिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज गॉड हु क्रिएटेड द किंग टू सेव द पीपल ऑफ रीजन। इट इज दिस पोजिशन हेल्ड बाय द किंग दैट मेड पीपल एक्सप्रेस देयर ओबीडियंस टू हिम। दो किंग अपीयर्ड इन ह्यूमन फॉर्म येट ही पॉजेस द क्वालिटीज ऑफ गॉड। वो कहता है किंग जो है वो लोगों की इंसान की शक्ल में आ गया है लेकिन उसके पास गॉड की क्वालिटीज है, इसलिए ही इज रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बिफोर द गॉड नॉट बिफोर द पीपल। वो लोगों के सामने उसको जवाब देना है लेकिन लोग जो है उसको कोई सवाल नहीं कर सकते। थर्ड कंसेप्ट जो दिया है दैट इज जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि एज यू नो दैट कि मनु वाज ए फर्स्ट लॉ गिवर। सो इसलिए जब हम एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो उसमें उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें किंग का मनु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। He claimed that king cannot rule without justice. वो कहता है किंग जो है वो विदाउट जस्टिस रूल नहीं कर सकता। He believed that a good ruler would always ensure quick and cheap injustice to the needy and those who deserve it. इसलिए किंग का काम है लोगों को इंसाफ देना और जो लोग डिजर्व करते हों उनको वो प्रोवाइड करना। मनु was of the opinion that the king must pay more attention to the entire judicial system. Manu, however, did not support equal treatment to all castes in the society and in fact greatly favored Brahmanas. हालांकि यहाँ पर एक बात हम बोले कि जो 4 castes की बात की है कि उसमें ब्राह्मण्स को ज़्यादा सपोर्ट किया है उसने, वो फेवर करता है ब्राह्मण्स को। वो कहता है कि इक्वलिटी जो है इनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। He also linked justice to dharma and that justice must be provided based on the righteousness. इसलिए जो है ये जस्टिस जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन धर्मा, कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मनु स्मृति इज इंटरस्टेट रिलेशंस, कि जो इंटरस्टेट रिलेशन है उसके बारे में मनु ने कहा था कि अनदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इशू डिस्कस्ड बाय मनु वाज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस विच वर लार्जली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स। मनु वॉज इन फेवर ऑफ वॉर अंडर द 2 कंडीशंस। मनु कहता है कि जंग जायज़ है कब? व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू वंस किंगडम एंड सेकंड टू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, यानी जब आपको ये थ्रेट हो कि आपकी किंगडम को कोई खतरा है और दूसरा अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए भी जो है आप वॉर को प्रमोट कर सकते हैं। सो मनु जो है ये मनु स्मृति जो है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को जो है इसने डिस्कस किया है, चाहे वो लॉ की बात हो, राइट्स और ड्यूटीज़ की बात हो, वर्ना सिस्टम की बात हो, ऑरिजिन ऑफ स्टेट की बात की है, किंग के बारे में, जुडिशियल सिस्टम के बारे में। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जो मनु स्मृति है। धर्मशास्त्रा की जब हम बात करते हैं, लॉज ऑफ मनु जो है ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटेटिव हिंदू लॉ बुक है जो जिसने सर्व किया था, विच सर्व्ड ए फाउंडेशन वर्क ऑन हिंदू लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। जब हम एंशिएंट इंडियन सोसाइटी को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो हमारे पास आती है नज़र कानून के बारे में वो है मनु स्मृति। Until the modern times, it was the standard reference for both the rulers and the ruled. ये जो है ये अगर हम मॉडर्न टाइम तक भी देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं बनाई तब तक मनु स्मृति जो है एक इंपॉर्टेंट लॉ बुक मानी जाती थी पूरे इंडिया के अंदर। जैसे हमने पहले कहा कि जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, दे यूज्ड द मनु स्मृति एज अ स्टैंडर्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग हिंदूज विद रिगार्ड टू मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, फैमिली डिस्प्यूट्स एंड मैरिज एटसेट्रा। तो इसलिए मनु स्मृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डेवलप करने में, एंशिएंट इंडियन लॉ को डेवलप करने में। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे जो है कंक्लूड करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बाकी टॉपिक उसको भी एलॉबरेट करने की। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप इंशाल्लाह हमसे जुड़ जाए, पूछे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।